नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले बात कांग्रेस की। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेता अपनी नाराजगी अलग अलग मौकों पर जाहिर कर रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आनंद शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजकर खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। ये उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। आपको ये ट्वीट एक बार फिर दिखाते हैं। आनंद शर्मा का जो नाराजगी है वो इस ट्वीट से जाहिर हो रही है। तो आनंद शर्मा का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ये दोहराते हुए कि मैं आजीवन कांग्रेसी हूं और अपने विश्वास पर कायम हूं। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये मेरे खून में है, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो आनंद शर्मा नाराज क्यों हैं? कांग्रेस में ये किस तरह की नाराजगी है जो वरिष्ठ नेताओं की गाये बगाए सामने आ रही है अलग अलग मौकों पर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अगले कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। सचिन पायलट जो कि राजस्थान से आते हैं, युवा नेता हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। और इन तमाम नेताओं की जो बैठक है वो हिमाचल प्रदेश में कई बार हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर चुके हैं। ऐसे में लगता है कि आनंद शर्मा को इस बात की नाराज़गी है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी पूछ नहीं की जा रही पार्टी में। और जो उन्होंने ट्वीट किया है या जो पहले जानकारी आई कि उन्होंने सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी लिखी है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि आत्मसम्मान जो है वो उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि नाराज़गी जो आनंद शर्मा की पहले से चली आ रही है उसको थोड़ा और खुराक मिल गया है और इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अप्रैल में उनको स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। आपको ये भी याद होगा कि अब से थोड़े दिन पहले ही 17 अगस्त को जब जम्मू और कश्मीर कांग्रेस संगठन में बदलाव हुए, उसके कुछ ही घंटे के बाद गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने भी अपने इस्तीफे का, उनकी तरफ से भी इस्तीफे का ऐलान किया गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो असंतुष्ट खेमे के जो नेता हैं वो एक एक कर इस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं। दो बड़े नाम हैं, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के। और अभी हाल में ही जो कांग्रेस ने मार्च निकाला था 15 अगस्त को, दोनों दाएँ बाएँ चल रहे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के। तो कांग्रेस के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लेकिन जब से असंतुष्टि के सुर उठे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, और जिसका कि एक मुख्य वजह बताया जाता है कि राज्यसभा इनको सीट नहीं दी गई वरिष्ठ नेता होने के बावजूद। हालांकि लंबे समय तक चाहे आनंद शर्मा हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, उन्होंने संसद में सेवा दी है, तो इसके बावजूद इनको अगर सीट नहीं दी गई तो ये नाराज़गी जो है वो मूल नाराज़गी बताई जाती है। और बाकी दूसरी बाकी जो दूसरे डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें इनकी नाराज़गी की वजह जो है निकलकर सामने आ जाती है। तो ऐसे ही एक वजह को इन्होंने निकाला है जिसमें कहा है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको किसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। तो इस आधार पर उन्होंने इस इस्तीफे का ऐलान किया। और जैसा कि हमने पहले ही बताया और ख़ुद इन्होंने ट्वीट करके बताया कि इनका कहना है कि ये दिल से और अपने लहू से कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार मीटिंग बुलाई गई है। खुद सोनिया गांधी के घर पे असंतुष्ट नेताओं की मीटिंग बुलाई जा चुकी है। कई बार CWC में जो नाराज़गी की बात है या जो आपसी खींचतान की बात है उस पर भी बात हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास अपने इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को देने के लिए कुछ नहीं है। हाल की तारीख में इतनी राज्यसभा की सीटें नहीं हैं कि हर किसी को खुश कर सके। बहुत ज़्यादा ओहदे नहीं हैं जो उनको देकर उनकी संतुष्टि की जा सके। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी ये दुविधा
दुविधा है कि अगर वो राज्यसभा लाए कहाँ से। हाँ, अगर नेता ऐसे हों जो राज्य जीत कर आएँ, राज्य में कुछ बेहतर करके आएँ और जनाधार बढ़ा कर आएँ, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उनको कुछ नसीब हो। लेकिन कांग्रेस की दुविधा यही है कि आखिरकार जो चीज़ है नहीं वो हर किसी को दे कैसे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की बात है, युवाओं को लेकर भी और बुजुर्गों को लेकर भी। तो ऐसे में एक खींचतान पार्टी के भीतर नजर आती रही है। ये बात कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कही जाती है कि जब चाहे यूपीए सरकार थी 10 साल तक थी, तो बहुत बड़े नेताओं को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय मिले, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है, और जितना कुछ है वो अलग अलग नेताओं को बांटना चाहती है। उसमें कुछ नेता पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ हैं तो उनको बुरा लग जाता है, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ जाती है और इस तरह के फैसले के रूप में वो नजर आती है। और अब खबर दिल्ली से। आबकारी नीति को लेकर घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और इसके तहत देश छोड़ने पर उनकी रोक लगा दी गई है। 13 लोगों समेत सिसोदिया के खिलाफ ये सर्कुलर जारी हुआ है और आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप उन पर लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये तमाम आरोप मनगढ़ंत हैं और एक तरह से केंद्र सरकार की आम आदमी पार्टी की को लेकर जो असुरक्षा की भावना है उसे दिखा रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 2024 में अब जनता बीजेपी को ऑल आउट करेगी। मनीष सिसोदिया से खास बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एफआईआर की है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उनको जो शराब कारोबारी हैं उनको फ़ायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है इसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात ये है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर शराब का घोटाला इनको चिंतित करता तो आज गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और वहाँ इन्हीं के लोग पैसा कमा रहे हैं, जहरीली शराब बेच के भी और असली शराब बेच के भी। तो वहाँ कराते, वहाँ सीबीआई के दफ्तर खुलवाते, यहाँ पे रेड करवा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ जब्त क्या क्या किया है आपके घर से? 14 घंटे रेड चली। मेरे घर पे क्या मिलेगा? मेरे बीवी के, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, उसके अलावा क्या मिलेगा इनको? मेरा पर्सनल कंप्यूटर ले गए, किताबें हैं बहुत सारी, और मेरा मोबाइल ले गए पर्सनल। अच्छा। मेरा नंबर वगैरह भी सब जब्त कर लिया है। अच्छा। और कुछ फाइलें थी सरकार की, उनकी डॉक्यूमेंट्स थे, बस वो ले गए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ये जो कथित घोटाला जो कहा गया है या कथित भ्रष्टाचार कहा गया है, इसका जिक्र नहीं है कि ये कितना बड़ा है। केवल 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात उन्होंने इसमें की है। लेकिन मैं फिर भी 144 करोड़ वाली बात पे आना चाहूँगा कि 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपये पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई के एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो, आप इनके सारे बयानों को देखो, इसीलिए मैं आपसे बोला। पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 144 करोड़ का हुआ। कोई दूसरा नेता, सबके अलग अलग बयान हैं। तो इन बयानों से थोड़ी होता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सच ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचते रहते हैं सीबीआई किसके घर भेजूं, ईडी किसके घर भेजूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 24 घंटे बैठ के सोचते हैं यार देश को नंबर 1 कैसे बनाना है,
स्कूल की बात कैसे करनी है, अस्पताल की बात कैसे करनी है, अस्पताल कैसे बनवाने हैं, रोजगार कैसे देने, महंगाई में कैसे लोगों की मदद की जाए, महंगाई के समय पे लोगों को कैसे राहत दी जाए, महंगाई कैसे कम की जाए। मोदी जी सोचते रहते हैं किसकी सरकार गिराई जाए, सीबीआई को किसके घर भेजूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। देश को नंबर 1 बनाने वाले नेता की जरूरत है। देश को 24 घंटे सीबीआई 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 ईडी सीबीआई रटते रहने वाले नेता की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है ताकि आप जो है देश छोड़ के ना जा पाएं। आपका कोई इरादा है वैसे देश बाहर कहीं जाने का किसी दौरे पर? मेरा आप सरकार हैं, मंत्री के तौर पे आपको जाना पड़ सकता है। मैंने भी मीडिया में देखा कि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि फिर वही बात है कि मोदी जी ने फिर ये नया सोच निकाली। अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दो। अरे मनीष सिसोदिया के घर परसों 14 घंटे की रेड कराई आपने, उसके घर कुछ नहीं निकला, एक पैसे का सबूत नहीं निकला कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रखी हो। आपके सारे लोग 24 घंटे लगे हुए हैं मेरे पीछे, सबके पीछे लगे हुए हैं। आपकी सारी रेड फेल हो गई। अब क्या कह रहे हैं? अब लुकआउट नोटिस जारी करके कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप बताओ मैं कहाँ आना है, मैं यहीं हूँ दिल्ली में, आप बताओ मैं आ जाता हूँ, कहाँ आना है। एक विपक्ष आरोप लगा रहा है और मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि बात हो रही है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की कि उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है 2021-22 की पॉलिसी की, आप 2024 के चुनाव पे पहुंच रहे हैं। तो ये सब क्यों है? एक्चुअली ये साजिश इसलिए रची जा रही है, लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नीयत इनकी यही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं 2024 के लिए जिसको लोग ये पहले लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज लोग कह रहे हैं अब मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने देख के देखा, पंजाब के लोगों ने देख के देखा, देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखेंगे। इसीलिए ये कह रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, अगर इनकी एक्चुअली घोटाले में दिलचस्पी होती तो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क का उद्घाटन करके आए 5 दिन बाद वो जमीन में धंस गई, प्रधानमंत्री जी को ये नहीं लगता कि उसमें घोटाला हुआ था? उस पर सीबीआई रेड नहीं हुई अब तक, उस पर तो सीबीआई एफआईआर भी नहीं हुई, उस पर सीबीआई की बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पे पैदल चल के, फोटो खिंचा के, घूम के उसका उद्घाटन करके आए इतनी फैनफेयर के साथ, वो सड़क देश की बेइज्जती करा रही है, घोटाले का संकेत दे रही है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो घोटाले में इनकी दिलचस्पी थोड़ी है, इनकी दिलचस्पी है अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए। ये आदमी 2024 की तरफ बढ़ता जा रहा है, देश के एक स्वीकृत नेता बन रहा है, रोजगार का समाधान दे रहा है, महंगाई का समाधान दे रहा है, शिक्षा अच्छी कर दी, स्कूल अच्छे, अस्पताल अच्छे कर दिए। तो इससे डर रहे हैं। आपके मन में किसी तरह का डर है कि सीबीआई आपको अरेस्ट कर सकती है? क्योंकि कल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें कह रहे थे 3-4 दिन में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। डर है किसी तरह? नहीं, हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे, उसके अलावा वो कुछ सोचेंगे नहीं। 24 घंटे उनके दिमाग में ये सोचता रहेगा। तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि अब 1 दिन में अरेस्ट करना है कि 2 दिन में अरेस्ट करना है, तो कर लें। हम डरने वाले थोड़े ही हैं। डरें वो जिन्होंने चोरी की है, डरें वो आपके लोग जो इस बात से डर रहे हैं कि गुजरात में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई तो ये 10,000 करोड़ का जो घोटाला है वो सारे जेल जाएंगे। एक लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि पिछले दिनों आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते थे, मोदी जी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन अब सीधा मोदी जी पे हमले आपने शुरू कर दिए हैं। तो ये अचानक से क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हो रहे थे हमले और अब सीधे उन पे हमले क्यों हो रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री को ही तो महंगाई का समाधान देना है, आज देश के प्रधानमंत्री को ही तो रोजगारों का समाधान देना है। प्रधानमंत्री को फुर्सत ही नहीं है सीबीआई और ईडी की साजिश रचने से। इधर अरविंद केजरीवाल ने जो 24 घंटे उनके, मेरे घर सीबीआई की रेड चल रही है, अरविंद केजरीवाल घर पे बैठ के सोच रहे हैं यार ये रोजगार बजट जो दिया था उसकी कौन कौन सी योजना ठीक चल रही है, कौन कौन सी नहीं चल रही हैं। इधर प्रधानमंत्री जी हैं जिनको रोजगार देने हैं, वो बैठ के सोच रहे हैं सीबीआई की रेड अब किसके घर करानी है। बस एक आखिरी सवाल सर, अभी तक 6 गारंटी दी अरविंद केजरीवाल ने, चुनावी वादे किए गुजरात में, आप नहीं गए, लेकिन सीबीआई रेड हुई उसके तुरंत बाद अब आप गुजरात जा रहे हैं अरविंद जी के साथ में। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इसी से तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक दम है एजुकेशन के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के काम के लिए लड़ते रहेंगे, देश के काम के लिए लड़ते रहेंगे। जिस दिन जान से मार देंगे उस दिन काम बंद होंगे, उससे पहले काम नहीं बंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मसले पर अब हमलावर हैं बीजेपी पर। उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसके बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे में देश
कैसे तरक्की करेगा। और इस पूरे मसले पर जब से सीबीआई ने छापे डालने शुरू किए हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता सरकार पर हमलावर हैं। सुनते हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल को, मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया में लोकप्रियता मिल रही है। ऐसे आदमी को लुकआउट नोटिस, जिनके घर पे 14 घंटे सीबीआई जांच करती है, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया के घर। हत्यारों को सीबीआई लुकआउट नोटिस नहीं जारी करती, आतंकवादियों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती, लाखों करोड़ रुपए के लुटेरों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती। मोदी जी, आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? उनकी चुनौती का मैं यही कह रहा हूं उनको कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हमें बताएं कि लिकर पॉलिसी क्यों वापस ली गई। 24 घंटे ना बर्बाद करें, ना हमारे बर्बाद करें, ना वो अपने बर्बाद करें। यूट्यूब पे मनीष जी की प्रेस वार्ता है, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर उन्होंने बताया है कि पॉलिसी क्यों लाई गई, क्यों इसमें घाटा हुआ, एलजी ने इसके अंदर क्या गड़बड़ी करी और उसके बाद आज ये पॉलिसी क्यों वापस ली जा रही है, उसमें उनको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और सीबीआई और ईडी के इन छापों के बाद बीजेपी तो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है ही, कांग्रेस भी इस मसले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, जो आमतौर पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप मोदी सरकार पर लगाती है। सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जो बेईमानी का चेहरा अब सामने आ रहा है। बात शिक्षा नीति की तो हो ही नहीं रही है, बात शराब नीति की हो रही है। आप कह रहे बच्चों का भविष्य बना रहे थे, दिल्ली पूछ रही है पूरी, एक के साथ एक शराब की बोतल देकर भविष्य बना रहे थे। और उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती दी है कि हिम्मत हो तो ईडी की कार्रवाई करके हमारी सरकार गिराकर दिखाए। केसीआर ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी की धमकी देती रहती है, केंद्र सरकार मेरे खिलाफ केस दर्ज करके दिखाए। मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई ने केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति को अपना समर्थन दिया है। तो केसीआर भी हमलावर हैं और एक तरह से 2024 के चुनावों से पहले तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं वो अलग अलग मौकों पर अब ढूंढ रहे हैं मौके कि कैसे मोदी सरकार को चुनौती दी जाए। किसान नेता राकेश टिकैत को आज दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया। राकेश टिकैत बेरोजगारी संघ के प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए जा रहे थे। बाद में राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सरकार के इशारों पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी, अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रहेगा। बाद में वैसे उन्हें वहां रिहा कर दिया गया, हिरासत में ही लिया गया था कुछ देर के लिए। नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और बदसलूकी करने वाले कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी और उनके परिवार के समर्थन में आज त्यागी समाज की नोएडा के भंगेल में महापंचायत हुई। इसमें शामिल लोगों ने कहा कि उनकी नाराजगी श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में रखने को लेकर है। उनके घर का बिजली पानी भी काट दिया गया था और इस सबसे त्यागी समाज की छवि खराब हुई। श्रीकांत त्यागी पर नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अवैध कब्जे का भी आरोप है और इसे लेकर हुए विवाद के दौरान
एक महिला के साथ जो बदसलूकी की गालियां दी, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और इसके बाद गिरफ्तार किया गया श्रीकांत त्यागी को और भी कई जांच उन पर चली। बीजेपी का नेता होने की भी बात सामने आई और सोसाइटी में अवैध निर्माण पर भी बुलडोज़र चला और इस सबसे जो यहाँ आज मौजूद लोग थे त्यागी समाज के, वो काफ़ी नाराज़ दिखे। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि महिला के साथ जो व्यवहार श्रीकांत त्यागी ने किया वो गलत था, लेकिन उन्होंने महिला पर भी आरोप लगाए। तो हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस महापंचायत पर त्यागी समाज की। श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर नोएडा में भंगेल इलाके में त्यागी समाज की पंचायत हो रही है और आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों गुस्सा है त्यागी समाज में? बात करने के लिए मेरे साथ है ब्रजपाल त्यागी, उससे बात करते हैं। सर, क्या आपकी मांग है, क्या गुस्सा है सरकार से? जो हमारी बहन अन्नू त्यागी को 48 घंटे विदाउट फीमेल पुलिस कस्टडी में रखा गया है, एक तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। जो बच्चों का बिजली पानी काटा गया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो हमारी त्यागी बरादरी की छवि को खराब किया गया है, जिसने भी किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बस इतनी हमारी मांगे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो श्रीकांत त्यागी ने किया है उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? वो गलत है। कोई भी त्यागी ब्राह्मण समाज जो हमारा यहाँ इकट्ठा हुआ है, श्रीकांत की मांग उसको फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो महेश शर्मा है वो पहले ही कह चुके हैं कि हमने त्यागी समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो अन्नू बहन को प्रताड़ित किया गया है, हम उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो त्यागी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और नोएडा पुलिस ने आज सुबह से ही यहाँ पर सुरक्षा काफी कड़ी हुई है। त्यागी समाज में गुस्सा है और उसी गुस्से का इजहार करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये पंचायत की जा रही है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की इस महापंचायत से ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के लोग नाखुश हैं, नाराज हैं। आज उन्होंने एक मौन विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई किसी समाज के विरोध में नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ, उसके व्यवहार के खिलाफ है। ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ गया है, जिस हिसाब से ये बढ़ गया है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो इस सोसाइटी के कानून के तहत रह करके हमारी बात को समझते, उनसे मेरी एक दिन पहले बात हुई है, बहुत ही शालीनता के साथ बात हुई है। मैंने उनको बताया है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप कृपया इस काम को आगे ना बढ़ावा दें, क्योंकि 2-3 साल पहले भी वो ये कर चुके हैं और इसके विरोध में काफ़ी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा और उन्होंने वो काम आगे फिर से कंटिन्यू किया। देश के कई राज्यों में पिछले दिनों में काफ़ी बारिश हुई और कुछ राज्य अब भी यूपी बिहार के अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है। लेकिन जिन राज्यों में काफ़ी बारिश हुई वहां इससे तबाही की भी घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में खासतौर पर पिछले 2 दिन में बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई। उधर ओडिशा में भी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। अब तक 35 से ज़्यादा लोगों की मौत अलग अलग घटनाओं में इन राज्यों में हुई है। सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई, 22 लोगों की वहां मौत हुई। सबसे ज़्यादा 12 लोगों की मौत मंडी ज़िले में हुई। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और काफ़ी ज़्यादा बारिश एक ही जगह पर होने की 34 घटनाएं हुई। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले मंडी, चंबा और कांगड़ा हैं। उत्तराखंड में भी 4 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग लापता हैं।
काफ़ी ज़्यादा बारिश पिछले 2 दिन में हुई और उससे जो नदियां हैं, नाले हैं जो आमतौर पर सूखे रहते हैं, वो भी उफन गए। ओडिशा में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। और पर्वतीय इलाकों में लगातार भारी बारिश की वजह से यूपी के मैदानी इलाकों में भी गंगा नदी, यमुना जो है उधर हरियाणा की तरफ सब उफान पर हैं। यूपी में बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से घाटों का जो संपर्क है वो टूट गया है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार अब घाट के पास मकानों की छत पर हो रहे हैं। वहीं हरिश्चंद्र घाट के पास अंतिम संस्कार गलियों में करने पड़ रहे हैं, क्योंकि गंगा में पानी काफी ज्यादा चढ़ गया है और घाट जो है पानी में डूबे हुए हैं। पूर्वांचल में गंगा अपने उफान पर है। पूरे अगर हम बात करें तो बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, इन सभी जगहों पर गंगा अपने पूरे उफान पर है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि आरती वगैरह कहाँ हो रही है जब गंगा का ये पानी बढ़ा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश अग्रवाल है। कहाँ हो रही है आरती? इस समय देख रहे हैं कि घरों की छतों पे हो रही है। अच्छा, मतलब उसके छत पर जी हो रही है। सर। अच्छा। और हम लोग का डेली का जो दिनचर्या है वो एकदम बंद हो गया। दिनचर्या यहाँ का आवागमन पूरा हम लोग का बंद हो गया है। आवागमन बंद हो जी गया। सर। तो साफ है कि दिनचर्या और आवागमन जिस तरीके का है वो यहाँ पर खत्म हुआ है और गंगा के पानी का बाढ़ है। हमारे साथ इस पूरे जल संस्थान का जो वो करते हैं, हर साल मॉनिटर करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, ये जानेंगे कि आखिर बाढ़ की क्या पोजीशन है, स्थिति है? बाढ़ तो अभी तक तो उतना नहीं पानी गंगा जी का बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि गंगा जी की अगर यहाँ बारिश हुआ होता तो गंगा जी और बढ़ गई होती, लेकिन ये बाहर के पानी है और बढ़ाव पर है। अच्छा, अभी तक तो कल से बढ़ाव पर ही है। थोड़ी बहुत पानी हमको लग रहा है आज कुछ घटा है। अच्छा, तो खतरे के निशान से अभी नीचे है? हाँ, चेतावनी के लेवल तक पहुंचे। हाँ, खतरे के निशान से लेवल नीचे है। अगर हम आपको दूर दिखाएं तो जो बहुत ऊंचाई पर जो मंदिर हुआ करते थे, ललिता घाट के पास का जो मंदिर था, या शीतला घाट, माफ करिएगा, शीतला घाट के पास का जो मंदिर था, और जो दूसरे मंदिर थे वो डूबे हुए हैं। इधर अगर हम आपको दिखाएं तो गंगा मंदिर वगैरह जो है वो पानी में जरूर चले गए हैं। और जो गंगा सेवा निधि में जो बनारस के दशाश्वमेध घाट की जो आरती होती थी, वो आरती का स्थल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब छत पर आरती हो रही है, एक तरीके का प्रतीकात्मक है। और अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं तो अर्धचंद्राकार जो गंगा के किनारे के जो पूरे 84 घाट हैं, अगर हम उनको दिखाने की कोशिश करें तो किनारे नाव पर सारे नाविकों का जो है वो ठप हो चुका है, संचालन ठप हो चुका है। खाली समय में लोग जो है अपने अपने नाव पर जरूर बैठे हैं और गंगा की धार और उसके देख रहे हैं कि किधर जा रहा है। और अगर हम दूर दिखाएं आपको तो जो नमो घाट है जो अभी नया बना है, वो नमो घाट जो है वो पानी में डूब गया। उसके जो सूर्य नमस्कार की मुद्रा के जो हाथ हैं वो आपको खाली नज़र आ रहे हैं। वो प्लेटफार्म, उसमें थोड़ा सा डूबे हुए प्लेटफार्म नज़र आएंगे अगर उन जगहों पर देखेंगे। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट जो क्रेमेशन का घाट है, वहाँ पर जो है वो पानी ऊपर तक आ गया, ऊपर छत पर अब क्रेमेशन हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो है। लेकिन अगर हम बनारस की गंगा की बात करें तो अभी वो चेतावनी लेवल के आसपास पहुंची है। खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर के, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास जो है वो अभी नीचे बह रही हैं। लेकिन जिस तरीके से गंगा का बहाव है, बढ़ान है, वो आज थोड़ा रुका है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही थी, आज जो है वो रिकॉर्ड जो है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। हालांकि इस इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में बारिश जो है वो अपने पूरे तरीके से बारिश नहीं हो पाई है। पहाड़ों से जो पानी छोड़ा हुआ है उसका ये नतीजा दिख रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में पूर्वांचल में पूरे अपने उफान पर है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश के तमाम हाईवेज पर जो टोल प्लाजा हैं उन पर अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि टोल अगर मांगा गया, शुल्क अगर मांगा गया तो जो गाड़ी में बैठे लोग हैं वो हिंसक हो जाते हैं, वो मार पिटाई पर उतर आते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ऐसा ही हुआ। एक टोल प्लाजा पर एक महिला कर्मचारी के साथ गाड़ी से उतरे एक शख्स ने मार पिटाई की। हालांकि बाद में उस महिला ने भी उसे जवाब दिया। ये राजगढ़ के कचनारिया टोल प्लाजा की घटना है और आरोपी टोल टैक्स नहीं देना चाहता था और वहां जो महिला कर्मचारी थी उन्होंने जब कहा कि आप टोल टैक्स दें तो उसने मारपीट शुरू कर दी। राजगढ़ पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ
केस दर्ज कर लिया है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो जो टोल प्लाजा पर महिला काम कर रही थी उनका पक्ष सुनते हैं और पुलिस क्या कह रही है ये जानते हैं। मेरे साथ में जरगरी खेड़ी के राम ताइनी गुजर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं लोकल का हूँ। मैंने बोला कि मैं लोकल के आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं इंचार्ज को मतलब सुपरवाइजर को बुला रही हूँ। तो वो लोग बुलाया मैंने और वो लोग को मैंने बुलाया तो वो लोग है ना आए और वो कार से निकल के बाहर आ गया। सुपरवाइजर आए ना, इतने सुपरवाइजर ने बोला आप पहचानती नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं पहचानती हूँ इनको। तो मैंने उनको निकालने लगी तो उन लोगों ने मुझे गाली दी और डराया धमकाया और फिर उसके बाद में ज्यादा मारपीट भी हुई है। फिर उसने मेरे दी, मैंने भी उसके दिए, छेड़छानी हुई है। आप लोग जब यहाँ पर रहते हो तो गार्ड वगैरह नहीं रहते हैं क्या? नहीं है गार्ड वगैरह, सुपरवाइजर है। गार्ड नहीं रहते हैं? गार्ड नहीं है। कितने महिला कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं? कितने महिलाएं यहाँ पे कितने काम करते हैं आपके साथ? यहाँ के 7 महिलाएं। अच्छा, गार्ड कोई नहीं रहता? गार्ड नहीं है। टोल के कुछ कर्मचारी यहाँ पे थाने पे आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर एक जो वाहन चालक है उसके द्वारा उनके कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। कर्मचारी अनुराधा दांगी है जो कि कुली की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके ऊपर से थाना देहात ब्यावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 354, 323, 506 बाधावी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? मामला एक आरोपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी और उसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई है, उसमें विवेचना में है प्रकरण, जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाए। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं। अनुराग, इस घटना में जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और क्या जानकारी मिली है, हुआ क्या था, क्यों वो हिंसक हुआ अचानक? दरअसल सुशील जी, ये ब्यावरा के पास कचनारिया टोल प्लाजा का मामला है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी कुछ लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट की थी टोल कर्मचारियों के साथ। ये कल दोपहर लगभग 3 बजे का वाकया है, जब यहाँ पर ये जो महिला टोल बूथ कर्मी हैं, मध्य प्रदेश में आजकल कई जगहों पर महिला टोल कर्मचारी हैं, लेकिन कई जगहों पर जैसा ये बता रही हैं कि 7 से 8 महिला कर्मचारी हैं और वहाँ पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं है। तो जब इनसे टोल के पैसे मांगे गए तो इन्होंने कहा कि मैं स्थानीय हूं। तो फिर महिला कर्मचारी ने कहा कि आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए ताकि पुष्टि हो जाए कि आप स्थानीय ही हैं। तो इससे ये शख्स भड़क गया और आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि पहले इस महिला कर्मचारी को उसने थप्पड़ जड़े और उसके बाद इस महिला कर्मचारी अनुराधा दांगी ने भी अपनी चप्पल निकालकर उस शख्स की पिटाई की और फिर उनकी 1-2 और साथी आ गए और उन लोगों ने भी शख्स की पिटाई की। इसके बाद इसने फोन करके अपने दोस्तों को बुला लिया और उन्होंने लाठी डंडे से टोल बूथ में तोड़फोड़ की है। पुलिस का कहना है कि अनुराधा दांगी ने जो लिखित शिकायत दी थी उसमें सिर्फ एक ही शख्स का नाम था। इसके आधार पर आईपीसी की धारा 354, 323 और 506 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये वहाँ की जो जनपद अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनका ये करीबी है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। जंगल का एक बहुत ही खूबसूरत जानवर चीता करीब 70 साल पहले शिकारियों के शौक की भेंट चढ़ गया। चीता भारत में तब से विलुप्त है, लेकिन अफ्रीकी देशों में यह अब भी पाया जाता है और अब दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश में कूनो वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को लाने की कोशिश हो रही है और केंद्र सरकार ने अभी तक उन्हें लाने की तारीख तय नहीं की है। लेकिन एनडीटीवी से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार नवंबर के पहले हफ्ते तक किसी भी तरह चीतों को कूनो वन्यजीव अभयारण्य में लाने की कोशिश कर रही है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, हो सकता है उसी मौके पर इन्हें उपहार के स्वरूप लाया दिखाया जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि इनको रखेंगे किस तरह से, इनकी हिफाजत होगी कैसे और क्या उसके पूरे इंतजाम हो गए। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बात की मध्य प्रदेश के वन मंत्री से। मध्य प्रदेश में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तेंदुए की है, लेकिन जल्दी ही मध्य प्रदेश में तस्वीर बदल जाएगी। क्यों, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ वन मंत्री जी हैं। सर,
ये तस्वीर बदलने वाली है। सबको इंतजार है कि मध्य प्रदेश में चीता कब आएगा। मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। नहीं, ये तस्वीर मतलब तेंदुआ छोड़ के चीता कब आएगा आपके कमरे में? तेंदुआ भी जरूरी है, चीता भी जरूरी है, टाइगर भी जरूरी है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट की तस्वीर नहीं बदलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जब भी रिजल्ट्स आएंगे मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट कहलाएगा। रहा सवाल अभी लेपर्ड्स और चीते के लिए, तो नामीबिया के साथ कुछ हमारा एमओयू भारत सरकार का हुआ है। साउथ अफ्रीका के साथ एमओयू अभी बाकी है। भारत सरकार पूरा उसको लीड कर रही है, तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अब 1 नवंबर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि जब तक भारत सरकार और साउथ अफ्रीका एमओयू नहीं कर लेते, एमओयू करने के पहले कोई भी बात करना बेईमानी होगी। पहले तो एमओयू होगा, एमओयू बाद टाइगर चिन्हित होंगे, फिर टाइगर चिन्हित के बाद उनका वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के बाद उनको फिर 10 दिन 15 दिन कटघरे में रखा जाएगा, उसके बाद हवाई जहाज में बिठाया जाएगा। तो देरी क्यों हुई? पहले ये कहा जा रहा था कि 15 अगस्त तक आ जाएंगे। हमारे तरफ से कोई देरी नहीं है। हम लोग तो गर्मी में ही हमने बाड़े तैयार कर लिए थे, लेकिन भारत सरकार, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिन जिन साउथ अफ्रीकन देशों से हमको चीते लाने हैं, उनका भारत सरकार के साथ कुछ क्योंकि हमको लोग रोज नहीं बताते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक जगह से एमओयू हो चुका है। दूसरी जगह हम लोग जरूर ये चाह रहे हैं कि बार बार हवाई जहाज भेज करके खर्च करने से बेटर है एक ही बार नामीबिया, एक ही बार वो जहाज साउथ अफ्रीका उतरे, साउथ अफ्रीका वाले भी डाल लो, नामीबिया वाले भी डाल लो और एक ही बार भारत सरकार में आ जाए। तो हमें टोटल लाने हैं 20। अभी हम जो एमओयू हुआ है वो 8 का हुआ है। तो बहुत जल्दी तस्वीर आपकी क्लियर हो जाएगी। सर, यहाँ भी कूनू में कुछ तैयारियां चल रही थी, कह रहे थे कि हाथी लाया गया है ताकि बाड़े में जो बाकी के जानवर हैं उनको हटाया जा सके, और कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो एरिया है वो चीतों के लिए कम है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो जो भारत सरकार के मापदंड है, भारत सरकार के मापदंड को अफ्रीकी गवर्नमेंट, नामीबिया गवर्नमेंट, उनके वाइल्ड लाइफ के बड़े अधिकारी, उनने सबको आकर के उस तैयारी को देख करके कंप्लीट ओके करके वो लोग गए हैं, उसके बाद ही एमओयू हुआ है। इसलिए ये कहना कि कम है ज्यादा ये ठीक। और वहाँ क्या तैयारी, कुछ हाथी वाथी लाए गए हैं कूनू में क्या? अभी कोई मेरी जानकारी में नहीं हाथी के बारे में, लेकिन बाड़े में 1-2 लेपर्ड्स की जानकारी मिली थी, उसको वो लोग ट्रंकुलाइज करके बाहर करेंगे। अब अपनी तरफ से लगभग तैयारी पूरी है, सिर्फ चूंकि 3 देशों का मामला है या हमारी तरफ से कोई हिला हवाला नहीं है। बहुत जल्दी उसका मैटर निपट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।